हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाय कॉफ़ी और गपशप। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैक्स लैंड्सबर्ग की बुक द टाओ ऑफ कोचिंग की समरी। मैक्स लैंड्सबर्ग का उद्देश्य आपको अन्य लोगों के कौशल को विकसित करने में मदद करना है, चाहे आप टीम लीडर हो या प्रोफेशनल कोच। कोचिंग का उद्देश्य दूसरों के प्रदर्शन और सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। इसमें फीडबैक देना शामिल है और साथ में ही इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग और मोटिवेशन जैसी टेक्निक्स भी शामिल है। निर्देश देकर कोचिंग देने से ज़्यादा असरदार है प्रश्न पूछकर कोचिंग देना। फंडामेंटल क्वेश्चन निर्देश की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। हर बातचीत में कोच को यह डिसाइड करना होगा कि उन्हें निर्देश देना है, सुझाव देना है या प्रश्न पूछना है। हेल्पफुल और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मांगे। जो एम्प्लॉयज़ अपने कौशल या किसी विशेष कार्य के अपने प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया मांगते हैं वे बहुत दूर तक जाते हैं। डिफेंसिव हुए बिना सुने, उनके मार्गदर्शन का पालन करें। ऐसे लोगों से पूछें जिसने आपको उस स्पेसिफिक टास्क को करते हुए देखा है जिसका आप मूल्यांकन करना चाहते हैं। यह अच्छा होने के बारे में नहीं है, यह आपके बिजनेस के प्रॉब्लम्स को आपके कलीग्स के साथ एक स्ट्रक्चर्ड वे में और क्रिएटिविटी के साथ सॉल्व करने के बारे में है। आप भले ही 5 मिनट का ही क्यों न इसमें निवेश करें, बट ये निवेश आपके परफॉर्मेंस को में बहुत ही ठोस वृद्धि ला सकता है। फीडबैक देना कोच के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल्स में से एक है। एक कोच फीडबैक को इस तरह से संबोधित कर सकता है। एक्शंस मतलब एम्प्लॉय ने अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। इम्पैक्ट इसका मतलब है कि इन प्रदर्शन का क्या प्रभाव हुआ है। और डिजायर्ड आउटकम मतलब एम्प्लॉय वही कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे कर सकता है। पॉजिटिव फीडबैक उस स्थिति पर लागू होता है जहां कोची ने अच्छा काम किया है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इस बात को हाईलाइट करता है कि कोची अगली बार कैसे बेहतर कर सकता है। निगेटिव फीडबैक विनाशकारी है और निगेटिव बिहेवियर को दर्शाता है। ग्रो मॉडल एक प्रसिद्ध कोचिंग टूल है। यहाँ पर एक कोच और कोची ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस गोल के बारे में चर्चा करना है। सेकेंड स्टेप है रियलिटी। यहाँ पर कोच और कोची स्वमूल्यांकन करते हैं और उनकी बातों को स्पष्ट करने के लिए विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। थर्ड स्टेप है ऑप्शंस। यहाँ पर सुझाव दिए जाते हैं और उन सुझावों में से कुछ सुझाव चुन लिए जाते हैं। फोर्थ स्टेप है रैप अप। यहाँ पर कोच और कोची क्या एक्शन लेना है वह देखते हैं, समय सीमा परिभाषित करते हैं और संभावित बाधाओं को दूर करने की पहचान करते हैं। यदि आप जानते हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति है तो इससे आपको उनके साथ बातचीत करने में और एक दूसरे के साथ काम करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर व्यक्तियों को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है ISTJ टाइप इंट्रोवर्ट्स। यह लोग विचारों की आंतरिक दुनिया में सक्रिय होते हैं। सेंसर। यह लोग स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर तथ्यों और 5 इंद्रियों पर ध्यान देते हैं। थिंकर। यह लोग कारण और तर्क का प्रयोग करते हैं। जजर्स। यह लोग योजनाबद्ध और व्यवस्थित करने के लिए प्राथमिकता देते हैं। दूसरी कैटेगरी है ENFP एक्सट्रोवर्ट। यह लोग लोगों और चीज़ों की बाहरी दुनिया में सक्रिय होते हैं। इंट्यूटर। यह लोग क्या हो सकता है और छठी इंद्री पर ध्यान देते हैं। फीलर। यह लोग मूल्यों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। परसीवर्स। सहजता और लचीलेपन को प्राथमिकता देते हैं। इसमें कोचिंग न करने के वास्तविक कारण शामिल है और वे इन ऑब्स्टैकल्स को कैसे दूर कर सकते हैं यह बताया गया है। उन प्रबंधकों के लिए जिन्होंने दावा किया है कि उनके पास कोचिंग के लिए पर्याप्त समय नहीं था,
कोचिंग में सबसे अच्छा मार्ग यह था कि वे यह नियंत्रित करें कि वे कैसे और कब कोचिंग और प्रतिक्रिया दें। जब एक कोच किसी अलग संस्कृति के लोगों को कोचिंग देता है तो कोची आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्यों से अलग तरह से कार्य कर सकता है या प्रतिक्रिया कर सकता है। इन अंतरों के परिणाम स्वरूप कथित प्रदर्शन के उच्च या निम्न स्तर हो सकते हैं। एक अच्छी तरह से परिभाषित किया हुआ वर्किंग अप्रोच एक सकारात्मक कोचिंग वातावरण के लिए आवश्यक है। एक लीडर इन बातों पर ध्यान देता है कि एम्प्लॉयज़ के वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, उनके स्किल डेवलपमेंट बरोबर हो रहा है या नहीं हो रहा है और पूरी टीम पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं कर रही है। निरंतर आधार पर टीम और प्रत्येक व्यक्ति के प्रदर्शन की समीक्षा करता है। ग्रेट कोचेस बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक नहीं होते हैं। वे कई महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों को हल करने की प्रक्रिया को ओवर डेलीगेट नहीं करते हैं। ऊपर की ओर फीडबैक देना पीयर्स को डाउनवर्ड्स फीडबैक देने के समान ही है, बशर्ते आप ऐसा करने के लिए अपने बॉस के साथ एक स्पष्ट अनुबंध स्थापित करें। मेंटरिंग एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है और व्यापक मुद्दों को संभालती है, जबकि कोचिंग विशिष्ट कार्य पर केंद्रित है। कोच को अपनी तरफ से काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले तो कोच को अपने कोची के स्किल और विल का मूल्यांकन करना चाहिए। अपने कोचिंग स्टाइल को कोची के हिसाब से डिज़ाइन करें। एक कोच को अपने कोची के साथ भरोसे का संबंध निर्माण करना चाहिए। कोची को सही शब्दों में प्रेरित करना भी कोच के लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क रहता है। कोचिंग का उद्देश्य दूसरों के प्रदर्शन और सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। इसमें फीडबैक देना शामिल है और यह कहने और निर्देश देने के एक तरफा प्रवाह पर निर्भर नहीं करता है। सुनिश्चित करें कि कोची अपना फीडबैक आपको दे और पिछले कुछ महीनों में उसने आपसे जो कुछ भी सीखा है उस पर आपके साथ विचार विमर्श करे। कोची के दृष्टिकोण से आपको दिया हुआ फीडबैक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। आपकी कोचिंग के प्रभाव आपकी कल्पना से भी अधिक पावरफुल हो सकते हैं। एक अच्छी तरह से बनाई हुई कोचिंग स्ट्रैटेजी में आपके प्रदर्शन पर फीडबैक मांगना और प्राप्त करना दोनों भी शामिल होना चाहिए। आप जो फीडबैक प्राप्त करते हैं उस पर आपको विचार करना चाहिए। एक अच्छा कोच वही होता है जो अपने कोची के स्किल और विल के मुताबिक अपनी कोचिंग शैली को तैयार करे। मैक्स लैंड्सबर्ग ने द टाओ ऑफ मोटिवेशन, द टूल्स ऑफ लीडरशिप और द कॉल ऑफ द माउंटेन्स जैसे बुक्स भी लिखे हैं।